तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड तीन प्रमुख एक्ट थे जो हमारे कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो गया 1981 का, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986 का। ये तीन प्रमुख एक्ट हैं अपने। अब बात आती है इन तीन के में आप सब आपस में क्या डिफरेंस है इन तीनों एक्ट के अंदर। तो जो अपने वाटर एक्ट है और एयर एक्ट है, वायु का है और जल का है, वो जो एक्ट है 19 वाटर का तो 1974 का और एयर का 1981 का, वो अपने जो संविधान में आर्टिकल है 252, अनुच्छेद 252, उसके तहत वो एक्ट बनाए गए थे, आर्टिकल 252 के तहत। तो आर्टिकल 252 क्या है? आर्टिकल 252 में ये लिखा गया है कि भाई दो या दो से ज़्यादा राज्य, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण है वो राज्य सूची में है। तो तीन ही अपवाद हैं जिन तीन अपवाद के तहत केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो उन तीन में से जो एक अपवाद है वो है 252 अनुच्छेद के अंदर, कि जब दो या दो से ज़्यादा राज्य ये रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र को कि ऐसा कोई विषय जो राज्य सूची में है उस पर केंद्र हमारे लिए कानून बनाए, ऐसा प्रस्ताव वो पारित करते हैं, और केंद्र उस पर जो कानून बनाता है तो वो कानून फिर उन राज्य पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है, केंद्र ने अगर जैसे उस राज्य सूची पर ऐसे कानून बनाए तो सिर्फ उसी राज्य पर ही एप्लीकेबल होंगे जिन जिन राज्य ने वो रिक्वेस्ट करी थी। उन राज्य पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने वो रिक्वेस्ट नहीं करी थी, उन पर वो कानून लागू केंद्र का नहीं होगा। बाद में जरूर कोई भी राज्य प्रस्ताव पारित करके उस एक्ट को खुद के ऊपर भी लागू करवा सकता है। जैसे कि अपन बात करें शुरुआत में सिर्फ जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने कहा था कि हमारे लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। केंद्र ने वैसा कानून बना दिया तो वो इन्हीं पांच पर लागू होगा, आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर। लेकिन 2 या 4 साल बाद महाराष्ट्र हुआ या आंध्र प्रदेश हुआ, केरला, कर्नाटक हुआ, वो भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि वो जो कानून बनाया गया था उन 5 राज्यों के लिए वो हम भी हमारे राज्य पर लागू करते हैं। लेकिन बाकी के कोई राज्य रह गए, जैसे सिक्किम रह गया आपका, वेस्ट बंगाल रह गया, हिमाचल प्रदेश रह गया, उन पर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि उनके लिए कानून बनाया जाए और ना ही उन्होंने बाद में उसको एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से 252 के अंदर ये दोनों एक्ट बनाए गए थे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है वो सिर्फ जल प्रदूषण से रिलेटेड है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 सिर्फ जल प्रदूषण की बात करता है, जल से रिलेटेड प्रदूषण की बात करता है, कैसे जल प्रदूषण को रोका जाए, क्या कारण है जल प्रदूषण के, और जल प्रदूषण अगर जल प्रदूषण कोई ना रोक रहा हो तो उसमें क्या पेनल्टी की जा सकती है, जो पेनल्टीज के क्या प्रावधान है, किस तरह से जांच हो सकती है, जांच का क्या प्रोसीजर रहेगा, किस जगह मामला चलेगा, कहां पर उसकी फिर अपील होगी। इस तरह की चीजें जो है आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में दी गई है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जल से रिलेटेड प्रदूषण की ही बात करता है। ऐसे ही जो आपका एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट है 1981 का,
वो सिर्फ एयर से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड प्रदूषण की ही बात करता है कि वायु प्रदूषण जो है वो किस लिमिट तक, कि कुछ आपके इसमें आएंगी लिमिट की, कुछ लिमिट तक तो सरकार भी अलाउ करेगी। जैसे आपकी गाड़ी है तो कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल से चल रही है वो कुछ ना कुछ प्रदूषण तो जरूर करेगी, बिना प्रदूषण के तो वो हो ही नहीं सकती जीरो प्रदूषण से, क्योंकि वहाँ पर ईंधन जो है आपका वो इंजन में जलता है और उससे ही आपकी जो वो है उसको एनर्जी मिलती है, गाड़ी को पावर मिलता है। तो जब कोई चीज़ जलेगी, जब उसका बर्निंग होगी तो कुछ ना कुछ पोल्यूशन, कुछ ना कुछ गैस तो जरूर ही उत्पन्न होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्पन्न ना हो। तो इसी तरह से जैसे जो अपने व्हीकल का पोल्यूशन कंट्रोल का जो अपन बनाते हैं सर्टिफिकेट, तो ये नहीं होता है कि भाई आपका व्हीकल है वो प्रदूषण नहीं कर रहा है, वो ये सर्टिफिकेट होता है कि उस लिमिट से ऊपर नहीं कर रहा है जिस लिमिट तक की अनुमति दे रखी है सरकार ने, उस लिमिट से ऊपर का प्रदूषण ये नहीं कर रहा है। तो वैसे ही इस एयर एक्ट के अंदर ये मानक भी डिसाइड किए गए हैं कि भाई किस लिमिट से ऊपर तक का प्रदूषण जो है वो न हो। और फिर इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि किस तरह से अगर उससे ज़्यादा प्रदूषण कोई फैला रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसकी सैंपलिंग हो, किस तरह से उसको अगर सैंपल लेने की जरूरत पड़े तो कैसे वो सैंपल लिए जाए, सैंपल लेने का क्या प्रोसीजर हो, कहाँ पर उन सैंपल की जांच हो। अगर वो गलत पाया जाता है, अगर कोई फैक्ट्री चलाने वाला या कोई और इस तरह का कारखाना चलाने वाला गलत पाया जाता है, मानक से ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, तो उस पर क्या पेनल्टी हो, इस तरह की बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ ही आप में से किसी का माइक ऑन है, ये विशाल शर्मा, माइक ऑफ रखो आपका। इसके साथ साथ ही इसके अंदर ये चीज बता रखी है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार भी पनिशमेंट करता है, बार बार वही कार्य करता है जो कार्य उसने, विशाल शर्मा माइक आपका ऑफ रखो, म्यूट करो अपने आप को। कैमरा ऑफ कर लिया, म्यूट भी कर लो। विशाल शर्मा, विशाल शर्मा आवाज आ रही हो तो आप म्यूट करो अपने आप को। अब तो मैंने म्यूट कर दिया आपको। आगे से ध्यान रखना, क्लास में जब एंटर हो तुरंत ध्यान रखो कि आपका माइक जरूर म्यूट हो, नहीं तो आपको क्लास से वैसे भी निकाला जा सकता है। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रही हूँ सर, मैं कॉलेज आ रही हूँ, गाड़ी के अंदर हूँ, तो आप मेरी अटेंडेंस कर देना सर। सबकी हो जाएगी, जो भी क्लास के अंदर है वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या मैं क्लास एक बार जाऊँ एक बार? हाँ लीव कर सकते हो, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आप। तो ये जो वाटर एक्ट है और एयर एक्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1974 और 1981 का वाटर एक्ट सिर्फ जल से रिलेटेड बात करता है और एयर एक्ट सिर्फ वायु से रिलेटेड बात करता है। बाकी जो चीजें हैं वो कॉमन है। इन दोनों एक्ट में काफी हद तक सिमिलरिटी है, काफी हद तक एक जैसे हैं दोनों ही एक्ट। दोनों ही एक्ट में बताया गया है किस तरह से जो जल और वायु का प्रदूषण है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सके उसको, और किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सके। आगे हम देखेंगे कि इन दोनों ही एक्ट में क्या सिमिलरिटी है, किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर है और किस तरह से इनमें विभिन्नताएं हैं।